सभी ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन और सेकंड चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स जो अभी तक हो चुके थे, 6 साइंटिस्ट का हम लोगों ने नाम लिया था। नंबर 1 पे थे प्रिस्टले। प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी और प्रिस्टले ने अपना मिंट एक्सपेरिमेंट, मिंट माउस लेके बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन का नाम तो नहीं लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों के मिंट जो है वो एयर को रिफ्रेश करने का, उसको सही करने का काम कर रहा है, जो किसने, माउस ने और कैंडल ने डैमेज किया था। ठीक, फिर आए थे इंगेनॉस। इंगेनॉस ने भी ये बताया था कि एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन निकालते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई थी, ये काम दिन में होता है, रात में नहीं होता, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, रात में नहीं होती है। फिर कौन आए थे, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जूलियस वॉन ज़ैक, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो खाना बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और कहीं ग्रीन कलर की बॉडी में बनता है। क्लोरोप्लास्ट का नाम नहीं लिया था। फिर नेक्स्ट कौन आए थे हमारे, क्या नाम, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या बताया था, इन्होंने क्या किया था, प्रिज्म लिया था, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाली थी, उसको स्प्लिट कर दिया था कितने पार्ट्स में, 7। विबग्योर होता है, हम लोग 10th में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम प्रिज्म वाला, तो वही विबग्योर में स्प्लिट हो गया था, विबग्योर में डाला था। तो इन्हें फिर जब इस पे उसको क्लेडोफोरा नाम की एल्गी पे डाला था और बैक्टीरिया छोड़े थे, तो मेनली वो ब्लू और रेड रीजन में मिले थे। अभी इसी चीज के ऊपर हम लोग एक स्पेक्ट्रा भी आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, वॉन नील। तो वॉन नील ने इक्वेशन वगैरह देने का काम किया था और ये बताया था कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से निकलती है। इसको रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके, O18 का यूज करके बताया था आगे रूबेन और कामन ने। इतनी चीजें तो अब हम लोगों ने देख ली थी। अब बात आती फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, तो सभी लोग सुनते आते हैं हम लोग अर्लियर क्लासेस से ही कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में कैसे होती है, अभी जो हम लोग एक रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब उसको पूरा डिटेल्ड अगर पढ़ा जाए तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पूरा डिटेल, तो कैसे चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। हमने कही थी ये चीज रिवाइज कर लेना सेल वाले चैप्टर से, तब भी हमें पता है कुछ लोग हो गए जिसने नहीं पढ़ा होगा। तो एक बार चलिए सेल में, यानी कि सेल के अंदर का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर बात की जाए क्लोरोप्लास्ट कितने मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल होता था, सिंगल मेम्ब्रेन कि डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला काम तो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हेडिंग डाल के अगर कहा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल वॉल्ड होता है। कैसा होगा, डबल वॉल्ड। सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन। ये तो सिंपल सी चीज होगी। अब इसके अंदर बात करी जाए तो जैसे सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोगों ने क्या करा था, इन आउटर मेम्ब्रेन आती थी, इनर मेम्ब्रेन आती थी, और फिर क्या आती थी, अंदर एक फ्लूइड होता था जिसको मैट्रिक्स कहते थे, और क्या आता था, क्रिस्टी वगैरह आती थी। ऐसे इनमें क्या होता है, बिल्कुल जैसे रिंग्स होती हैं। अब इनके अंदर की अगर बात करें, रिंग छल्ले जो होते हैं, बिल्कुल छल्ले हैं ये सॉलिड डिस्क नहीं है, ये क्या है, छल्ले इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज होते चले जाते हैं। एक छल्ले को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, एक छल्ला क्या कहलाया, थाइलाकॉइड। ऐसे कई सारे छल्ले एक के ऊपर एक रखते चले जाओ तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है ग्रेना। इतनी चीज क्लियर, एक छल्ला क्या कहलाएगा, थाइलाकॉइड, और उसका अगर एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, सिलेंडर जैसा बनाते चले जाओ तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेना। ये याद रखना, थाइलाकॉइड सॉलिड नहीं है, सिर्फ कैसा है, छल्ले जैसा है, जैसे छल्ले वगैरह जो आते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे अब मान लो हम लोगों ने बनाया इस तरह से, ये एक हो गया, फिर इस तरह से रखे हुए, ये एक क्या हो गया, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की स्पेलिंग THYLA होगा, थाइलाकॉइड। ठीक, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगा, ग्रेना। ऐसे एक ग्रेना तो होंगे नहीं, बहुत सारे ग्रेना होंगे। मान लो एक ग्रेना और हो गया, ठीक, और भी ग्रेना होंगे, लेकिन हम दो से काम चल जाएगा तो हम दो ही बना रहे हैं। ठीक, एक ग्रेना ये हो गया, एक ग्रेना ये हो गया।
अब क्या होता है, एक पाइप होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। मान लो इस तरह से ये जिगजैग पाइप भी चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एक क्या कहलाए थाइलाकॉइड, और उसका स्टैक, स्टैक मतलब होता है ढेर, वो क्या कहलाया ग्रेना। अब इसके आगे अगर बात की जाए, अब ये यहाँ पे भरा होता है चारों ओर, क्या भरा होता है फ्लूइड। जैसे सेल में क्या होता है साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, साइटोसोल कहते हैं। इसके आसपास क्या भरा हुआ है फ्लूइड, ये फ्लूइड कहलाता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहलाया था, यहां पे क्या कहलाएगा स्ट्रोमा कहलाएगा। अब स्ट्रोमा हो गया। अब स्ट्रोमा में अब देखो बायो में किसी भी पतले पतले स्ट्रक्चर को हम एक स्पेशल वर्ड दे देते हैं लेमिला या फिर फाइबर कहते हैं। तो फाइबर हम एनिमल्स के केस में जनरली कहते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए, और दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए जो फाइबर काम आता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज पतली सी जो दो चीजों को कनेक्ट कर रही होती है, जनरली हम उसको कह देते हैं लेमली। लेमली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ट्यूब जैसी है और किसमें पाई जा रही है स्ट्रोमा में, तो इसको हम क्या कह देते हैं स्ट्रोमा लेमली। क्या कहते हैं स्ट्रोमा लेमली। ये बिल्कुल मेम्ब्रेनस होते हैं, स्ट्रोमा लेमली हुआ, और ये बिल्कुल मेम्ब्रेन जैसी है, बिल्कुल पतली सी, कोई मोटी थोड़ी ना होती है ये केवल अपने आपको बताने के लिए, अब नहीं तो बिल्कुल इस तरह से होती है। अब हम कह देंगे, ये तो कह दोगे कि ये तो सर डिस्क जैसी, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए क्या होता है कि बिल्कुल पतली मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसलिए ये क्या कहलाते हैं मेम्ब्रेनस। तो ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा लेमली हो गया। इतनी चीज क्लियर, ग्रेना स्ट्रोमा लेमली, और ये क्या हो गया स्ट्रोमा। अब इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं। अब जैसे मान लो इसका खुद का राइबोसोम भी होता है, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम हो गए, उसका खुद, अब हम लोगों ने सुनता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कि इसके पास इसका खुद का डीएनए वगैरह भी होगा। तो इसका खुद का डीएनए भी हो सकता है। और क्या चीज हम कह सकते हैं, इसका डीएनए हो गया। स्टार्च पाया जा सकता है, स्टार्च मान लो स्टोर हो गया। थोड़ा सा ये क्या हो गया स्टार्च ड्रॉपलेट कह लो। और क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत लिपिड विपिड भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक देखो, जनरली ओवल शेप दिख रहा है, थोड़ा सा ओवल शेप है, कोई स्फेरिकल तो है नहीं। जनरली ऑमलोग शेप भी पड़ते हैं, अलग अलग शेप होती है, डिस्कॉइड भी होते हैं, रेटिकुलेट भी होते हैं, बहुत सारी शेप के होते हैं। तो जनरली प्लांट्स में कैसा होता है ओवल होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो यहां से हम दो चीजें देखेंगे। एक इसमें हम अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे कौन कौन से क्लोरो इसमें पार्ट रहे हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के पार्ट्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई गई है। तो एक तो हमारा कौन सा हो गया ग्रेना वाला पार्ट, ग्रेना में ये मेम्ब्रेनस था, और एक स्ट्रोमा लेमली। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आएगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम में आएंगी दो चीजें। क्या क्या, एक तो आ जाएगा हमारा क्या ग्रेना या थाइलाकॉइड का स्टैक। ग्रेना को हम क्या कहेंगे स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, नीचे क्लियर। और दूसरा आएगा हमारा क्या स्ट्रोमा लेमली, नीचे क्लियर। और वहीं पे नॉन मेम्ब्रेनस में क्या हो जाएगा स्ट्रोमा हो जाएगा। अब जितनी भी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वो दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर। अब पहले इससे पहले अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ दिया। अब क्लोरोप्लास्ट पाया कहां पे जाता है, तो हमें यह भी पता है लीफ में, या फिर हम कहते हैं ग्रीन पार्ट्स, प्लांट के जितने भी जो ग्रीन पार्ट्स, जैसे मान लो ग्रीन स्टेम में हो सकता है, ग्रीन लीव्स में हो सकता है। तो इनमें क्या होता है स्टोमेटा पाया जाता है, और स्टोमेटा वगैरह, स्टोमेटा वाली सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब कहा जाता है कि अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर कुछ कुछ याद हो, हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ते थे। इस तरह से स्ट्रक्चर आता था, एक ये आता था और एक ऐसे नीचे लेयर पाई जाती थी। ये वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती थी, और बीच का जो पार्ट होता था वो कहलाता था मीसोफिल। और याद हो अगर डाइकॉट लीफ पढ़ते हैं तो डाइकॉट में ये मीसोफिल डिवाइड होता था किसमें, पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और अगर मोनोकॉट होती तो एक जैसी होती थी, पैरेन्काइमा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में मेनली रहती थी। इतनी चीज क्लियर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे कौन सी, ये वाला जो पार्ट पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है
मीजोफिल। तो अब मीजोफिल सेल वगैरह सभी में खुद क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, कह रहे कि अगर कब क्लोरोप्लास्ट इस पोजीशन में आएंगे, यानी कि एपिडर्मिस के कैसे आ गए, पैरेलल आ गए, और कब एपिडर्मिस के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। अब ये बताओ, मान लो सर्दी चल रही है, लाइट ज्यादा नहीं मिल रही है, और प्लांट्स को तो खाना बनाना है, तो प्लांट क्या चाहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ले। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट कब एब्जॉर्ब कर लेगा, मान लो सन से रेज ऐसे आ रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट इस कंडीशन में एब्जॉर्ब कर सकता है या इस कंडीशन में। भाई इसमें देखो इधर कम रेज पड़ पाएंगी और इधर ज्यादा पड़ जाएंगी, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसको एरिया ज्यादा मिल रहा सनलाइट को रिसीव करने के लिए। तो यानी कि जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ये कैसे लगे होंगे, पैरेलल लग जाएंगे, किसके, एपिडर्मिस के। इतने चीज क्लियर। तो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज लो देन क्लोरोप्लास्ट इज अरेंज पैरेलल टू किसके, एपिडर्मिस। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, व्हेन intensity of sunlight is low then chloroplast will align। कैसे अलाइन हो जाएंगे, अगर लो है तो कैसे, पैरेलल टू एपिडर्मिस, विल अलाइन पैरेलल टू एपिडर्मिस। इतनी चीज क्लियर। और अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, यानी कि सेम पॉइंट वही फिर वैसे लिखेंगे, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज हाई, अगर सनलाइट की इंटेंसिटी कैसी हो जाए, हाई हो जाए, देन क्लोरोप्लास्ट कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे किसके, एपिडर्मिस के। देन क्लोरोप्लास्ट will align perpendicular to epidermis। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर अरेंज नहीं हुए तो सनलाइट मिलेगी ज्यादा और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा खराब। और सनलाइट के कारण क्लोरोप्लास्ट के खराब हो जाने को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन, फोटो लाइट केयर से ऑक्सीडेशन होकर क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर। तो ये दो पॉइंट है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चीजें देखेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो पहले इतना सा नोट कर लो और इसके बाद रीडिंग मान लो। इतनी चीज क्लियर। चलिए इसकी रीडिंग देखते हैं। तो कह रहा है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो अब ये तो समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। तो कह रहा है यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन ग्रीन लीफ। तो कह रहे हैं आप आंसर करेंगे ग्रीन लीफ में हो रही है, भाई सही बात है, ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो कह रहा है इन द ग्रीन लीफ ऑफ द और इन द क्लोरोप्लास्ट, या फिर आप आंसर करेंगे क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। कह रहा है बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर इन चैप्टर, जो भी आप 8th में पढ़ के आए हो, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो। कह रहा है यू आर डेफिनेटली राइट। कह रहा है आप बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि हाँ आप सही आंसर दे रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही हो रही है। खुश ना हो इस आंसर से, ये तो बेसिक आंसर। कह रहा है फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। photosynthesis does take place in the green leaf of plants but it does so also in the other green parts of the plant। कह रहा है ये ग्रीन लीव्स में तो हो ही रही है, लेकिन ये और भी ग्रीन पार्ट्स हो सकती है। जैसे हमने क्या बताया, स्टेम की ग्रीन पार्ट, स्टेम भी तो कभी कभी ग्रीन होती है, तो उन ग्रीन स्टेम में जैसे बनाना की स्टेम ग्रीन होती है, तो इसमें भी तो हो सकती है भाई। जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो कह रहा है कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टेम, जिसमें कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन स्टेम कह लो जिसमें स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो कह रहा है यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल्स। तो अभी हमने कहा बीच में जो सेल्स बनी वो क्या है, मेसोफिल सेल्स। कह रहा है यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस वाले पोर्शन में जो मेसोफिल पोर्शन होता है इसमें बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कह रहा है यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। कह रहा है कि जो जनरली क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है मेसोफिल सेल्स के अकॉर्डिंग such that they get the optimum quantity of incident light, जिससे वो ठीक ठाक लाइट पा सके। अब when do you think the chloroplast will be aligned flat। तो कह रहा है वही चीज है, कह रहा है कब फ्लैट होगा कब परपेंडिकुलर होगा, तो वो चीज बता दी। नेक्स्ट कह रहा है you have studied the structure of chloroplast। आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे। within the chloroplast there is membranous system। तो membranous system कौन कौन सा आया था हमारे पास, एक तो ग्रेना आया और दूसरा क्या आया, स्ट्रोमा लैमेली।
तो कह रहा है विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लेमली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। तो कह रहा है कि एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या आएगा, ग्रेना स्ट्रोमा लेमली आएगी। और क्या होता है ये मतलब यहां तक दो चीजें बता रहा है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा लेमली, और फिर वहीं पे एक मैट्रिक्स और होगा जिसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। मैट्रिक्स मतलब एक लिक्विड। इतनी चीज क्लियर। फिर कह रहा है देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद द क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है इसलिए यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे काम का बंटवारा है। तो काम का बंटवारा कैसे है वो अब देखेंगे। इतनी चीजें नोट हो गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस दो फेज में होती है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 6CO2 + 6H2O gives out C6H12O6 + 6O2। अब उसका हम पढ़ेंगे इलेबोरेट, यानी कि उसको अब करेंगे पूरी एक एक स्टेप की स्टडी। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस की होती कहां पे, हमें पता है ये क्लोरोप्लास्ट में। अब इसको कैसे क्या डिवाइड किया गया, कैसे पढ़ना है, अब ये चीज समझते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो फेज में डिवाइड की गई है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो कहोगे क्या लाइट में भी होती है डार्क में भी होती है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइट की प्रेजेंस में बनती हैं, और डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि वो डार्क की प्रेजेंस में बनती है, मतलब अंधेरे में बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट रिएक्शन उसके लिए लाइट चाहिए, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट हो या ना हो दोनों में हो जाएगी, लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए। अब देखो जैसे चीजें लिखते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले तो हम किस फेज में डिवाइड करते हैं, दो फेज में। फोटो सिंथेसिस को कितनी फेज में डिवाइड किया, दो फेज में। एक कहलाई लाइट रिएक्शन और दूसरी क्या कहलाएगी, डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए, यानी कि इट मस्ट रिक्वायर इसको लाइट चाहिए ही चाहिए, मिले। डार्क रिएक्शन का अब ये नहीं कि लाइट का अपोजिट डार्क है, ये थोड़ा सा वर्ड कंट्रोवर्सी वाला वर्ड है। लाइट चाहिए ही चाहिए, इसमें मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ये वाली कंडीशन है। कैन डू इन बोथ in presence of light or in absence of light। तो भाई फिर ऐसा क्या है, ये लाइट में होती है और फिर ऐसे कहेंगे तो ये बात तो गलत होगी। देखो होता क्या है, लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो लाइट रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा कि दो केमिकल बनते हैं। एक बनता है एटीपी तो हम लोगों ने सुना होगा, यही एनर्जी जो हम लोगों को एनर्जी देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक और बनता है NADPH2। ये क्या होती है भला अभी देखेंगे। ये दो केमिकल होते हैं, ये कहां पे बनते हैं, लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में बनते नहीं है। अब तुम कहो फोटोसिंथेसिस तो ग्लूकोज तो बना ही नहीं, क्या फायदा हुआ ये चलाए। भाई सीधी सी बात है, तुम्हें तो बनाना था ग्लूकोज। हम लोग तो पढ़ते थे 6CO2 + 6H2O gives out ग्लूकोज ऑक्सीजन, यहां तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जे तो कुछ और बन गया, ATP और NADPH2, जिसका नाम भी नहीं सुना था आज तक। चलो कोई बात नहीं, अब देखते आगे होता क्या। ATP और NADPH2 बने कहां पे, लाइट रिएक्शन में। पता यही बनवाते हैं वो ग्लूकोज। अगर ये नहीं बनेंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। और ये कब बनते हैं, लाइट रिएक्शन में। और ये वापस ये किस में जाते हैं, ये पहुंचते हैं दोनों चीजें किसमें, डार्क रिएक्शन में। जब भाई सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, अब वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, ये मान लो थाइलाकॉइड था और यहां से इसका स्टेक बन के ग्रेना बना था और ये पूरा मेम्ब्रेनस सिस्टम था। यहीं से क्या होता है, ये दोनों केमिकल ATP और NADPH2 इसने बनवा दिए और उसके बाद ये कहां डाल दिए जाते हैं, यहां पे स्ट्रोमा में। यानी कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, अकर्स इन मेम्ब्रेनस सिस्टम। कहां पे होगी, मेम्ब्रेनस सिस्टम। और मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लेमली। इतनी चीज क्लियर। ATP NADPH2 बने कहां पे बने थे, मेम्ब्रेनस सिस्टम में, ग्रेना और स्ट्रोमा लेमली में, यानी कि यहां पे बने। उसके बाद ये कहां भेज दिए जाते हैं, स्ट्रोमा में डाल दिए जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, ये निकाल के डाल देगा स्ट्रोमा में।
कहेगा मेरा काम हो गया, लाइट रिएक्शन होगी। अब डार्क रिएक्शन क्या होता है, दिन में भी हो सकती है और थोड़ी बहुत देर बाद भी। भाई मान लो इसने ये बना दिए, अब जैसे मान लो आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो जैसे 6:05 पे सूरज डूबने वाला है, तो 6:04 तक लाइट आ रही थी, तो 6:04 तक तो ये काम हो गया। अब सूरज डूब गया तो ऐसा मतलब था ना कि अब एकदम से डार्क रिएक्शन मतलब कि रात में होगी ना, तब तक लाइट भी चलेगी तब तक डार्क भी चलेगी। लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत ये बचा रह गया, जिसका ये डार्क रिएक्शन में नहीं गया है, तो वो अपना बाद में जाता रहेगा। मतलब कहने का बेसिकली फर्क क्या है, डार्क रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में तो हो ही सकती है, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट बन गए इनको खत्म करने के लिए ये डार्क में भी हो सकती है। इतने जस्ट क्लियर। तो यानी कि यहां पे क्या होगा, कंजप्शन होगा, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट एनर्जी, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट एनर्जी। यहां पे कंजप्ट किए जाएंगे प्रोडक्ट किसके, वो लाइट रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन के टू फॉर्म, जिससे क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज, टू फॉर्म ग्लूकोज। यानी कि यहां पे ग्लूकोज बनता है। कहने का मतलब लाइट रिएक्शन ने तो जो चीज बनी वो डार्क रिएक्शन में यूज होगी। तो सीधी सी ये बात बताओ, क्या अगर लाइट रिएक्शन ना हो तो क्या डार्क रिएक्शन हो सकती है? भाई अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ये दो नहीं बनेंगे, और ये दो नहीं बनेंगे तब तो ये चल ही नहीं सकती है। यानी कि ATP और NADPH2 ये बनते हैं लाइट रिएक्शन में, इसका यूज होता है डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन भी नेसेसरी है, बस डार्क रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, अगर लाइट होगी तो बनी रहे, फर्क नहीं पड़ता, और नहीं है हम तो भी हो जाएगी, लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए। अब ये कहां पे होती है, अकर्स इन मैट्रिक्स यानी कि स्ट्रोमा। इतनी चीज क्लियर। अब देखो ये बेसिक डिफरेंस भी हो गया इनका, इनके तीन हम लोगों ने क्या देख लिया, डिफरेंस पॉइंट भी देख लिए। तो यानी कि लाइट रिएक्शन लाइट में ही होगी, डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है। डार्क मतलब अब्सेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या बनेगा, फॉर्मेशन किसका किसका होगा, ATP एंड NADPH2 प्रोड्यूस लिख लो। लाइट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होंगे, ATP और NADPH2। वहीं पे इनका कंजप्शन होगा, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट एनर्जी टू फॉर्म वो लाइट रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब लाइट रिएक्शन का यूज होकर यहां पे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अकर्स इन मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब ये कहां पे होगी, मेम्ब्रेनस सिस्टम में, यानी कि ग्रीना और स्ट्रोमा लेमनी में। और वहीं पे ये कहां पे होगी, स्ट्रोमा यानी कि फ्लूइड यानी कि मैट्रिक्स ऑफ इन मैट्रिक्स कह सकते हैं। इतनी चीज क्लियर। ये होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब पता है पहले हमको पूरी लाइट रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, फिर जब ये बन जाएंगे तब इनको हम डार्क रिएक्शन में भेजेंगे। फिर डार्क रिएक्शन की हम लोग साइकिल देखेंगे, C3 C4 साइकिल देखेंगे, तो अलग अलग साइकिल देखेंगे। तो इतनी चीज हमें स्टडी करनी, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो एक स्टेप पढ़ते थे, अब सोचो उसका डिवीजन हुआ, उसके डिवीजन जो पहले अब हम इनमें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनका कैसे यूटिलाइज होकर ये बनेगी। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक, तो अब पहले इसकी रीडिंग कर ली जाए NCERT की। देखिए कह रहा है, कह रहा यू हैव स्टडीड वाला ये पार्ट हो गया था। कह रहा देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, यहां तक हो गई थी। अब इसी पैराग्राफ की 4th लाइन पे है, द मेम्ब्रेनस सिस्टम, बुक में देखो, द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। भाई मेम्ब्रेनस सिस्टम ने ही क्या किया, लाइट रिएक्शन हो रही तो यही तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। तो कह रहा था मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी and also for the synthesis of ATP and NADPH। NADPH लिख दो, NADPH2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहती। तुम्हारे NADPH बुक में हर जगह लिखा तो NADPH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ATP बनेगा और NADPH बनेगा। इन स्ट्रोमा, अब स्ट्रोमा में आए तो स्ट्रोमा में क्या होगी, डार्क रिएक्शन। तो कह रहे हैं स्ट्रोमा था एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब देखो हमने ये चीज बताई थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि कोई भी जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो, इसमें हम जितनी भी हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बिना एंजाइम के नहीं होती है। याद करो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी एक आई थी कार्बोनिक एनाइड्रेज वाली। ऐसे यहाँ पे तो हर स्टेप के लिए एंजाइम पढ़ते हैं, तो कुछ स्टेप के पढ़ते हैं हम लोग शुरू के, स्टार्ट के एक दो जो मेन है, बाद बाकी किसी के भी एंजाइम हम लोग जनरली याद देखते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं उनमें एंजाइम यूज नहीं हो रहा है, यूज उनमें भी हो रहे होंगे, लेकिन हम मेन के एंजाइम देखेंगे। इतनी चीज क्लियर। तो क्या कह रहा है, द फॉर्मर इन स्ट्रोमा द एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर। शुगर कहने का मतलब ग्लूकोज, यानी कि स्ट्रोमा में क्या होगा, एंजाइम वगैरह का यूज होकर, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाएंगे और क्या बनवाएंगे, ग्लूकोज बढ़वाएंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे विच इन ट्रांसफॉर्म स्टार्च। अब जब ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो स्टोर कर दिया जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में।
द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मर मतलब पहले वाला, द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, यानी कि सीधे इनको लाइट चाहिए ही चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी, लाइट रिएक्शन कहलाएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्हीं को फोटोकेमिकल कह सकते हैं भाई, फोटो मतलब लाइट, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल कहने का मतलब लाइट की हेल्प से ये केमिकल बने, एटीपी और NADPH। नेक्स्ट देखो, कह रहा था लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, कह रहा है जो बाद वाली इसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए, इसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या कह रहा है, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट, लेकिन किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, किस पे ATP और NADPH, उसका यूज करके क्या बना रही, ग्लूकोज, और इसीलिए ये क्या कहलाती है, डार्क रिएक्शन। इसको क्या लिखा, कार्बन रिएक्शन, क्योंकि इनमें कार्बन बनता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो इसमें कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, इसलिए कार्बन रिएक्शंस कहलाती है। इसी को भी हम लोग देखेंगे, इसी में आएगा बायोसिंथेटिक फेज वगैरह आगे। कह रहा हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन, कह रहा आप देखो वही चीज जो हम बता रहे थे, कह रहा इसका ये मतलब नहीं है दैट दे अकर इन द डार्कनेस, कि ये डार्कनेस में ही होती है, ये लाइट में भी हो सकती है डार्क, थोड़ा बहुत मतलब शाम हो गई तो जो प्रोडक्ट इसका काम बचा हुआ है वो काम निपटा के खत्म करेंगे। तो कह रहा है दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, बस कहने का मतलब ये कि लाइट डिपेंडेंट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस जो हमारी होती है, ये तो पता चल गया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होती है, दो पार्ट में हो रही है, एक तो लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होती है हमारी कहां पे, स्ट्रोमा लेवली और ग्रेना वाले पार्ट में, वहीं पे डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के पार्ट में। अब ये बात आती है कि जो क्लोरोफिल है, अब हमें क्लोरोफिल कैसा क्या है, कौन कौन से ऐसे पिगमेंट हो जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऐसे पिगमेंट है जो क्लोरोफिल जैसे ही काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे पिगमेंट है तो जो लाइट को ट्रैप करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग आते हैं तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा, कह रहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो कितने टाइप के पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब एक एक्सपेरिमेंट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें मान लो जैसे हम लोग लीफ का मान लो एक्सट्रैक्ट बना लिया, एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब जैसे अपने पीस लेते हैं लीफ को, और लीफ को पीस लिया गया, उसका सोल्यूशन में मतलब बना लिया गया, एसिटिक एसिड वगैरह, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वगैरह जो होता है उसमें सोल्यूशन वगैरह बना लिया जाता है, और भी चीजें देखते हैं। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो जिसकी हेल्प में हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। उस एक्सट्रैक्ट को फिर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, उससे करके हम लोग पेपर जैसा होता है, बिल्कुल एक पेपर जैसा होता है, और उसको एक टेस्ट, और उसमें मान लो एक ड्रॉप रख देते हैं मतलब उस एक्सट्रैक्ट की, और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं थोड़ी देर अनडिस्टर्ब। तो होता क्या है, और यहाँ पे केमिकल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और फिर वो क्या करता है, ये केमिकल जो होता है ये धीमे धीमे फैलना शुरू करता है, और ये जाके इस तरह से फैलना शुरू करता है। तो जब हम थोड़ी देर बाद इस पेपर को निकाल के देखते हैं तो हमको 3-4 तरह के बैंड दिखते हैं, 3-4 तरह के, मान लो जैसे एक हो गया इस तरह का आ गया, इस तरह से 3-4 हमें बैंड देखने को मिल गए। तो यानी कि 3-4 कलर हमें क्या पता चला यहाँ से इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से, कि ये जो लीफ है, लीफ हम लोग जो ग्रीन कलर की देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर की लीफ है उसमें एक ही पिगमेंट नहीं है, और भी पिगमेंट, अगर एक ही पिगमेंट होता तो यहाँ पे ये 4 सेगमेंट हमें मिलते ही नहीं, 4 सेगमेंट मिलते हैं, तो यानी कि 4 पिगमेंट हुए। अब बेसिकली वो 4 कौन कौन से होते हैं, तो एक आता है सबसे पहला क्लोरोफिल ए, सबसे पहला कौन सा आएगा, क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, फिर आता है ज़ैंथोफिल और एक कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। तो ये 4 कलर के पिगमेंट हैं, ये इनके अलग अलग कलर तो एक आपको भी सेम भी मिल जाएगा, लेकिन बात करी जाए ये 4 पिगमेंट जो है यही क्या करते हैं, पूरी सनलाइट को, यानी कि मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब, पूरे प्लांट के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब इनके हमें कलर भी याद रखने पड़ेंगे। तो कलर की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला आता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्राइट, ब्राइट मतलब थोड़ा सा ज्यादा डार्क टाइप का, चमकीला टाइप का, और ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन होता है। ठीक, क्लोरोफिल बी की अगर बात करी जाए तो ये येलो ग्रीन होता है, लगभग येलो ग्रीन। और बात करी जाए ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल जो होता है ये होता है येलो। और कैरोटीनॉइड, अच्छा एक चीज देखो, चाहे क्लोरोफिल बी हो, चाहे ज़ैंथोफिल हो, चाहे कैरोटीनॉइड हो, तीनों में क्या होगा, येलो का शेड पाया जाता है। कैरोटीनॉइड का शेड होता है हम लोगों का हो जाएगा, कैरोटीनॉइड का क्या होगा, येलो ऑरेंज,
इसमें हल्का सा ऑरेंज का भी शेड आने लगता है, मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाता है और ऑरेंज की तरफ बढ़ जाता है। तो ये 4 पिगमेंट होते हैं। अब ये 4 पिगमेंट मिलके ही पूरी फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, यही फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इतने चीज क्लियर। अब इस चीज का पता कैसे लगाता, अगर पूछ दिया जाए कैसे पता भाई तुम्हें की लीफ में 4 पिगमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे पता किए, बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अब भाई तुम्हें लीफ में तुमने कह रहे हो ये 4 पिगमेंट मिले, कैसे मिले, कौन तुम ऐसे तो एक कलर की दिखती, तुमने कैसे बता दिया, तो हमने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी कराया, तो हमें 4 कलर के बैंड देखने को मिले। मतलब उसमें क्या था, 4 कलर का मिक्सचर था। वो 4 कलर किसके किसके आए, क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। इतने चीज क्लियर। तो देखो पहला पैराग्राफ इसका कह रहा है, लुकिंग एट द प्लांट्स यू हैव एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ दे आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन। कह रहे ग्रीन में भी इतने ज्यादा शेड होते हैं, कभी देखते हैं हम कोई पत्ती होती है डार्क ग्रीन है, कोई अलग अलग ग्रीन के शेड देखने को मिलते हैं, कुछ लाइट ग्रीन, तो अलग अलग ग्रीन के शेड्स देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है ऐसा क्यों, इवन इन द सेम प्लांट, कभी कभी कह रहा है कि हम सेम प्लांट में देखते हैं कोई पत्ती डार्क होती है, कभी कोई लाइट होती है। कह रहा वी कैन लुक फॉर एन आंसर बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट। तो हम इसका आंसर कैसे पा सकते हैं, लीफ के जो पिगमेंट है उसको सेपरेट करके। तो सेपरेट किसकी हेल्प से करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो लिखा भी है थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। A chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in the leaves is not due to a single pigment। तो कह रहा है ये जो हम कलर देख रहे हैं यहां से हमें क्या पता चला कि ये सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं है, ये 4 पिगमेंट के कारण आ रहा है। तो क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर हो गया, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर हो गया, ज़ैंथोफिल येलो कलर हो गया और कैरोटीनॉइड कैसा हो गया, येलो ऑरेंज हो गया। इतनी चीज क्लियर। अब अभी हम लोगों ने एक अच्छा नील वॉन नील का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्लेडोफोरा वाला, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एलगी ली थी और उस पे अलग अलग कलर की मतलब रेस डाली गई थी, विबग्योर डाला गया था। और विबग्योर डालने के बाद उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया छोड़े थे, और बैक्टीरिया छोड़ने के बाद उन्हें मिला था कि ब्लू रीजन और रेड रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया देखने को मिले थे। इसको नोट करना तो नोट कर लेना ये चीज, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला। इतनी चीज क्लियर। अब इसके आगे अगर बात करी जाए, अब कुछ ग्राफ्स दिए गए। तो वॉन नील का एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, स्प्लिट किए थे, फिर क्लेडोफोरा लाए थे, और क्लेडोफोरा लाने पे अब देखो उसी चीज से थोड़ा सा बता रहे। क्लेडोफोरा लाए थे तो हमने कहा था अब हम ले रहे हैं बिबग्योर लाए। तो बिबग्योर लाने से क्या हुआ था कि हमें बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिले थे, एक ब्लू रीजन में ढेर देखने को मिला था, एक रेड रीजन में मिला था, और यहाँ पे तो थोड़े थोड़े थे, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले, यहाँ पे थोड़े देखने को मिले। अब इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट किया गया। तो देखो ग्राफ में प्लॉट किया गया तो अब अलग अलग पिगमेंट किए गए। तो एक बार जैसे ग्राफ दिया गया क्लोरोफिल ए का, एक दिया गया बी का, और एक दिया गया है हमारा कैरोटीनॉइड का। तो 3 ग्राफ दिए हुए हैं, एक ब्लूइश ग्रीन कलर का दिया हुआ है क्लोरोफिल ए का। देखो इन ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये हमने ले लिया मान लो क्लोरोफिल ए का, और भी मार्कर यूज कर लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर बात करी जाए, एक ग्राफ दिया इस तरह से, ये इस तरह से ग्राफ दिए गए। ग्राफ का कोई बेसिकली मेन जो हमें देखना है वो क्लोरोफिल ए का देखना है। ठीक, क्लोरोफिल ए की 2 शार्प पीक हमको मिलती हैं। अब एक अगर इसमें अब बुक में क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना, जैसे बी आई बी जी वाई, इस तरह से लिख लो बिबग्योर। कहने का मतलब अब देखो वही हुआ जो हम लोगों ने ग्राफ देखा, सबसे ज्यादा ब्लू रीजन में मिला और रेड रीजन में। तो देखो ब्लू में तो कई सारी चीजें तो रिस्पॉन्सिबल कर रही हैं, कई सारे पिगमेंट, तो इसी के ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। रेड में अकेले 1-2 पीक दिख रही है, उतना ज्यादा रही भी नहीं, और ये देखो कितनी हाई चली गई। और एक इसकी भी बात करें तो इससे ऊपर है ब्लू, रेड वाले में भी वो ये वाली जो है क्लोरोफिल हमारी कौन से बी के कारण वो भी इसमें हाई है। तो कहने का मतलब ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रही है। ये अपने बुक में इस तरह से पॉइंट आउट कर लेना बिबग्योर। इतनी चीज क्लियर।
अब तो इसका में हो गया ये चीज। अब हमें ये चीज याद रखनी है, तो ये क्लोरोफिल ए का कौन सा हो गया, ब्लैक वाला। ब्लू वाला किसका है, बी वाले का। और ये किसका हो गया, ग्रीन वाला, कैरोटीनॉइड्स का। नेक्स्ट ग्राफ अगर बात करें, इन्होंने एक्टिविटी बताई है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी मतलब कब, किस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, किस लाइट में एक्टिविटी, तो वही उन्होंने ग्राफ बनाया इस तरह से। हो गया इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, देखो ग्राफ बना है ये। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि देखो यहां पे फिर वही चीज है, बिब ग्योर। कहने का मतलब ब्लू रीजन में ज्यादा हो रही और रेड रीजन में कम हो रही फोटोसिंथेसिस। और जब उन्होंने ग्राफ को एक थर्ड ग्राफ और बनाया है, क्लोरोफिल ए वाला ओवरलैप करके, इस तरह से क्लोरोफिल ए को ओवरलैप करके बनाया। इस तरह से ग्राफ बनाया और ये ग्राफ बने हुए। तो इन ग्राफ का मतलब समझ में आया। पहले ग्राफ में वो क्या बताना चाह रहा था कि तीनों क्लोरोफिल का कैसे कैसे क्या वर्क है, किस किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते, कैसे वर्क करते। दूसरे में इफेक्ट बताया, तीसरे में अगर कंबाइन करके बताया। इतनी चीज क्लियर। अब इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये कैसे पिगमेंट पता चले थे, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से। कह रहा है पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस। अच्छा पिगमेंट होते क्या है, पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस जो किसी जो हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी में पाए जाए, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, वो क्या कहलाते हैं, पिगमेंट। बेसिकली पिगमेंट क्या है, द कलर्ड सब्सटेंसेस व्हिच आर फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स। नहीं पता इस चीज को लिख लेना, द कलर्ड सब्सटेंसेस व्हिच आर फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पिगमेंट। जैसे हमारी बॉडी में एक पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, वो भी रेड कलर का होता है। कह रहा है पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। यहां पे पिगमेंट के पास क्या है, एबिलिटी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ है, जैसे ब्लू की वेवलेंथ ब्लू वाली वेवलेंथ ज्यादा हो रही, रेड वाली पे थोड़ा सा कम और बाद बाकी पे और कम। कह रहा है कैन यू गेस व्हिच इज मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट। तो कह रहा है सबसे ज्यादा प्लांट पिगमेंट कौन सा पाया गया भाई, क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए जब हम देखो तो क्लोरोफिल ए में फोटोसिंथेसिस ज्यादा, और जो चीज एक तरह से कहें जिसपे वर्क ज्यादा हो रहा है वैसी ज्यादा चाहोगे, और क्लोरोफिल ए ज्यादा पाया जाता है, ये सेपरेशन से पता चला था। कह रहा है लेट अस स्टडी द ग्राफ। आप कह रहे हैं ग्राफ को पढ़ते हैं, शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट। तो कह रहा है सबसे पहले हम क्लोरोफिल ए को देखें, तो भाई सबसे ज्यादा वर्क कौन करता था, क्लोरोफिल ए। कह रहा है ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विबग्योर। कह रहे कि आप विबग्योर के बारे में पढ़ चुके होंगे, कैसे स्प्रेड हुई, और भी हम लोगों ने उसमें देखा भी था, बहुत नील वाले में 10th में हम लोग पढ़ के भी आते। कह रहा फ्रॉम 13.3a। अब सीधे उन्होंने 13 यानी कि ये फिगर पे आओ, फर्स्ट वाला जो फिगर बना हुआ है यानी कि ये वाला। कह रहा है कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल इट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो ये पूछ रहा है किस पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, तो खुद बताओ किस पे हुआ है। सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है किस पे, ब्लू पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक, क्या कोई और पीक भी देखने को मिली, हाँ किस पे, रेड पे। तो क्या हो जाएगा, यस। तो कह रहा है इफ यस व्हिच वन, तो कौन सी हो जाएगी, रेड। कह रहा है नाउ लुक एट फिगर 13.3b, यानी कि अब केवल ये वाली चीज बताई जा रही है। कह रहा है शोइंग द वेवलेंथ एट व्हिच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। कहां, तो मैक्सिमम हमें कहां देखने को मिली, ब्लू पे, और उसके बाद थोड़ी सी रेड पे, बाद बाकी पे हमें कम देखने को मिली। कह रहा है कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट व्हिच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन द ब्लू। तो कह रहा है दैट इज इन द ब्लू, यानी कि सबसे ज्यादा ब्लू में हुई, फिर रेड रीजंस में हुई। आल्सो शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्लोरोफिल ए ही मेनली रिस्पांसिबल, ये नहीं कह रहा सिर्फ रिस्पांसिबल, क्लोरोफिल ए मेनली रिस्पांसिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इतनी चीज क्लियर। तो अगर हम बात करी जाए तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करी जाए कहां पे हो रही है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है लाइट का वो कहां पे, तो ब्लू रीजन में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। कह रहा है बट बाय लुकिंग एट फिगर 13.3c कैन यू से देयर इज एन कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप। कह रहा है कि एकदम एक के ऊपर एक आए, क्या ये पीक एक के ऊपर एक आई, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। अच्छा नो क्यों हो गया भाई, एनर्जी कहां गई, तो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस भी तो होती है, वो खुद भी यूज कर लेते हैं, तो ये सब चीजें हो गई। कितना क्लियर। तो अब ये दो जो चीजें थी, एक स्पेक्ट्रम वाला थोड़ा सा कोई इतना ज्यादा वो लगता है हैवी, लेकिन इतना हैवी है नहीं। तो मेन रिजल्ट क्या था स्पेक्ट्रम के, ये सुनो। मेन फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, ब्लू रीजन में, और उसके बाद रेड रीजन में। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा वर्क कहां करता है, ब्लू में, उसके बाद रेड में। इतने चीज क्लियर। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा
ब्लू रेड, तो ब्लू रेड है ये, बाद बाकी सब में मिनिमम है। इतनी चीज क्लियर। तो ये दो टॉपिक जो है इसको कंप्लीटली फिनिश कर लो और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग अब लाइट रिएक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।